वैसे तो राजनीति में बहुत सारे कॉम्बो होते हैं, लेकिन राजनीति की अगर शख्सियत में एक कॉम्बो देखा जाए तो हमारे साथ इस वक्त एक शख्सियत मौजूद हैं जो कानूनविद भी हैं, जो राजनेता भी हैं, और उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो समाज सेवी भी हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने में मिलते हैं। वो तमाम तस्वीरों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं विवेक तनखा जी, जो कि राज्यसभा सदस्य भी हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। देश की तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विवेक जी, आपका स्वागत है। थैंक यू मनु जी। विवेक जी, आप कानूनविद भी हैं, आप राजनेता भी हैं, और उन सब से बढ़ के आप समाज से भी, ये तमाम हमने आपके कैंप्स देखे हैं समाज सेवा से जुड़े हुए, जिसका व्यापक असर भी हुआ है मध्य प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी। लेकिन अभी जो वर्तमान में राजनीति का स्वरूप है, उस स्वरूप को आप कैसे देखते हैं? एक तो जो मुझे फीलिंग है, जी। हो सकता मैं गलत हूं, मुझे लगता है कि इंडिया की राजनीति एक प्रकार से डिरेल हो गई है। मूल्यों की राजनीति होती थी पहले, आइडियोलॉजी की राजनीति होती थी, पर्सन्स की राजनीति नहीं होती थी। इंडिया की पूरी राजनीति पर्सन्स की राजनीति हो गई है, व्यक्तिगत राजनीति हो गई है, हेट्रेट की राजनीति हो गई है। ये राजनीति मुझे मंजूर नहीं है, ना देश को मंजूर है। संविधान जब हम लेके आए थे तो हमने सोचा था कि जब भी लड़ाइयां होंगी तो मूल्यों पे होंगी जी, आइडियोलॉजी पे होगी, विचारों पे होगी। मुझे आज भी याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी 60 के 70 के दशक में जब जबलपुर और नरसिंहपुर और कटनी और आसपास के जिलों में जब स्पीच देते थे तो लाखों आदमी उनको सुनने आता था, बट वोट नहीं देता था। तो श्रोता एक चीज होती है, वोट दूसरी चीज होती है। वो एक जो मैंने एक माहौल, राजनीतिक माहौल देखा, एक रचनात्मक माहौल देखा, वो इस देश में आज मौजूद नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ज्यादा जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी को देता हूं। 2014 से जो डिटोरेशन हुआ है, ज्यादा राजनीतिक अवमूल्यन तो पहले से स्टार्ट हो चुका था, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। जी। अवमूल्य, मैं तो मुंह पे अपने पार्टी के फोरम में भी ये बात बोलता हूं। मगर जो रियल डिटोरेशन हुआ है वो 14 के बाद हुआ है। 14 से और 23 के बीच में जो प्रजातांत्रिक अवमूल्यन हुआ है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। देखिए, निर्णय कुछ भी हो उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि निर्णय कुछ ना कुछ तो होना पड़ता है, मगर निर्णय सोच समझ के होना चाहिए, संवाद के बाद होना चाहिए, और निर्णय जन आकांक्षा के अनुरूप होना चाहिए। आपने नोटबंदी की, ये व्यक्तिगत निर्णय था। बोलने के लिए आपने कहा रिजर्व बैंक का आपने आड़ ली, उनसे लिखवा लिया, बट सबको पता है ये व्यक्तिगत निर्णय था। तो हमको व्यक्तिगत निर्णयों से बचना है। प्रजातांत्रिक सरकार में, प्रजातांत्रिक परिस्थिति में निर्णय कलेक्टिव होने चाहिए। लेकिन विवेक जी, आपने ये कहा कि प्रजातंत्र में तो प्रजा यानी कि जनता ही सब कुछ है। कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने नोटबंदी के मुद्दे को लेकर बहुत उठाया, चुनाव में भी गए, तमाम चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभाओं का मुद्दा उठाया, लेकिन प्रजातंत्र ने उसे खारिज कर दिया। जिस सरकार ने यह फैसला किया और जिस शख्सियत ने, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया, वो आज भी सत्ता में और बहुत ज्यादा बहुमत के साथ है। देखिए, अगेन, पब्लिक वोट क्यों देती है वो एक अलग विषय है, गलत निर्णय होते हैं वो एक अलग विषय है। जब तक देश इन दो विषयों को अलग से देख नहीं सकता और सोच नहीं सकता, ये देश प्रजातंत्र नहीं होगा। आप चूंकि कानूनविद भी हैं, एक बहस चल रही है। बहस कल भी गिरिराज सिंह ने कहा था कि मुजफ्फरनगर अब अच्छा नहीं लगता, मुगलों की निशानी को मिटा देना चाहिए। नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति में बदलाव किए गए हैं, मुगलों का चैप्टर हटा दिया गया है, कई कवियों की कविता हटा दी गई है, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी की कविता भी हटाई गई है। इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जो शिक्षा है, हमेशा उसका राजनीतिकरण होता रहा है, चाहे इधर के हों या उधर के, तो यहां भी हो रहा है। जो मेरी इस बारे में सोच है, मैंने ट्वीट भी किया था इस विषय को लेके, आप मुगलों को इतिहास से कैसे हटा सकते हो? वो 200 साल का इतिहास है, आप चाहो तो नहीं हट सकते, क्योंकि लोग, और मेरे ओपिनियन में
यंग पीपल को किसी भी चीज से वंचित नहीं करना चाहिए। नॉलेज से वंचित मत करो। एक्सेस टू नॉलेज मेरे ओपिनियन में इज अ फंडामेंटल राइट। हर व्यक्ति को नॉलेज पे फुल एक्सेस होनी चाहिए। आप नॉलेज को रोको मत, लोगों को चूज करने दो या समझने दो कि क्या उचित है क्या अनुचित है। आप मुगलों को हटाओगे तो क्या पृथ्वीराज चौहान को भी खत्म कर दोगे? मुगलों की राजपूत से लड़ाई हुई थी, तो क्या आप कह दो कि वो लड़ाई नहीं हुई थी, हल्दी घाटी नहीं हुई थी? तो देखिए ये बहुत डेंजरस स्टेप है। अपने माइंड से, अगर आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी सोच से नॉलेज को आप बाइफरकेट करोगे तो वो तो एक तो गलत है, और दूसरा नॉलेज का बाइफरकेशन हो भी नहीं सकता। आज इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट के जमाने में आज बच्चे बदल चुके हैं। मैं अपने बच्चों में फर्क देखता हूं, और अपने बच्चों में और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन में फर्क देखता हूं। मेरा 13 महीने का ग्रैंड चाइल्ड है सिंगापुर में, जो आज मैंने परसों देखा कि वो लैपटॉप ओपन करके कीबोर्ड से खेल रहा था। मैं तो ये सोच भी नहीं संचार सकता क्रांति। हाँ, मैं ये सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके फादर भी एक्सपर्ट है, हाँ। मदर भी एक्सपर्ट है। हाँ। देखते देखते उसने खुद ही लैपटॉप खोल लिया। 13 महीने का। तो विश्व बदल चुका है, विश्व का परिदृश्य बदल चुका है। तो हमको इस वक्त संकोचित नहीं होना चाहिए, हमको एक्सपैंड करना चाहिए। देखिए, आप अपनी थ्योरी, आपकी सोच रखो, आप अपनी सोच, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये वातावरण और जो प्रजातंत्र सोच का होता है। मगर वो सोच, दूसरों की सोच को आप खत्म मत करो। लेट दैट बी अ फ्री फ्ले ऑफ थॉट्स एंड आइडियोलॉजीज। उसके बाद जो जनता चाहे वो प्रजातंत्र है। आजाद साहब की किताब आई है आजाद, वो आपके साथ मौजूद थे, और कुछ खास लोगों ने एक पत्र लिखा था जिसमें तमाम कांग्रेस की कमियों का जिक्र किया था कि कांग्रेस में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, जिसका विरोध किया गया। और विरोध इस बात को लेकर यहां तक पहुंच गया कि तल्खी बढ़ गई, और तल्खी बढ़ी तो कुछ लोग बिल्कुल बाहर ही हो गए। उस किताब को आप कैसे देखते हैं, और उस किताब में जो उल्लेख किया गया है कांग्रेस के नेताओं के बारे में, कांग्रेस की नीति के बारे में, कांग्रेस की नीयत के बारे में, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, आजाद साहब तो आजाद हो गए। हम आजाद साहब को एक कांग्रेस लीडर की हैसियत से देखा करते थे, पल का जी। और वही सम्मान पहले भी था, आज भी सम्मान है, व्यक्तिगत है वो। मगर आजाद साहब को जो 40-50 साल कांग्रेस में एक महत्व मिला, शायद ही बहुत कम लोगों को इतना महत्व मिला होगा। हो सकता है कि मैं आजाद साहब की जगह होता तो उस उतने महत्व से संतुष्ट रहता, और अगर मेरे साथ नाइंसाफी भी हुई होती या बेरुखी भी हुई होती तो शायद मैं उसको इशू ना बनाता। बट ये व्यक्तिगत सोच की बात है। एक बहस चल रही है, बहस बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा पर नहीं हो रही है, लेकिन बहस हो रही है कि आपने अंग्रेजों का साथ दिया। बहस इस बात को लेकर हो रही है कि आप इतिहास नहीं पढ़ते हो, इतिहास पढ़ा करो। ट्विटर पे रहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जयराम रमेश का हमने वॉर देखा। ये इस पूरी बहस को, जिसका कोई मतलब नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप? आजकल एक ट्विटर की यूनिवर्सिटी चालू हो गई है। पूरा ट्विटर में ही पूरी डिस्कशन हो जाता है जी। एंड ये एक बहुत ही मजाकिया ट्रेंड है। हाँ। इनफैक्ट इसको सीरियसली तो कभी लेना ही नहीं चाहिए जी। मैं भी फॉलो कर रहा था जयराम जी की जो ट्वीट चल रही थी और ज्योतिरादित्य जी की चल रही थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को कभी कभी लगता है कि इतने बड़े लोगों को, इतने समझदार लोगों को, शिक्षित लोगों को इस ट्विटर के ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। जी। आप अपनी बात बोलो, बट लेखन के थ्रू बोलो। एक आर्टिकल लिखो, 4 लाइन के ट्वीट से क्या समझ आता है? खाली गाली गलौज होती है। गाली गलौज में पढ़ने से किसी की कद नहीं बढ़ता। नहीं, वो तल्खी शायद इसलिए भी थी कि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारे आरोप राहुल गांधी को लेकर लगाए। आप ठीक मानते हैं? देखिए, उन्होंने जो किया है इसलिए किया होगा कि वो अपना कद बीजेपी में बढ़ाना चाहते हैं जी। और उनको लगता है द इजीएस्ट वे अपना कद बढ़ाने के लिए राहुल जी पे अटैक करो, क्योंकि राहुल जी बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन है आज के दिन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, अपने बढ़ने के लिए जो प्रयास करना है कर रहे हैं। कि उसका उनको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये वक्त बताएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आ गए, आरएसएस बैठक कर रहा है, हर रोज नई रणनीति बना रहा है।
उसका केंद्रीय नेतृत्व, उसके तमाम आरएसएस के बड़े बड़े चेहरे उन मध्य प्रदेश में पॉकेट में अपनी रणनीति बना रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पिछली बार आपकी सरकार 15 महीने रही, बहुत ज़्यादा उपस्थिति आप लोग नहीं दे पाए। इस बार क्या कर रहे हैं? कोई चूक की स्थिति है? देखिए, कमलनाथ जी का एक सक्षम नेतृत्व है, सीनियर व्यक्ति हैं, रिसोर्सफुल व्यक्ति हैं और सबसे परिचित हैं। तो उनका ही नेतृत्व पे ये चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है जी। मगर मैं जरूर चाहूंगा कि ये एक कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छा मौका है मध्य प्रदेश में फिर वापस आने का। और जैसे जैसे कमलनाथ जी इस इलेक्शन कैंपेन में आगे बढ़ेंगे, उनको और हम सबको एक प्रयास करना चाहिए कि हम इस प्रयास में पूरे मध्य प्रदेश को शामिल करें। खाली कांग्रेस कार्यकर्ता के सम्मेलन से हम ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हमको भी फैलना पड़ेगा, हमको जनता के बीच जाना पड़ेगा, बुद्धिजीवियों के बीच जाना पड़ेगा, सोसाइटी के हर सेगमेंट तक पहुंचना पड़ेगा। और वो कमी मुझे अभी कांग्रेस में महसूस हो रही है। बट अभी समय है, 6 महीने हैं और आई एम श्योर कमलनाथ जी भी इस कमी को पूरा कराएंगे। विवेक जी, आप मानते हैं कि जो पहले राजनीति होती थी अब वो राजनीति नहीं होती है? कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश की राजनीति की दशा और दिशा में परिवर्तन किया है। वो ये कहते हैं कि राजनीति में हमको जनता को भरोसा दिलाना पड़ेगा, भ्रष्टाचार से बचना पड़ेगा, परिवारवाद को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता को बताते हैं कि आप पर भरोसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए वो नई टीम तैयार कर रहे हैं। अभी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है कुछ समय बाद, उसमें भी वो 2024 की नई टीम, नए चेहरे और युवाओं को सामने रखेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश तो इन कांग्रेस या देश में हो या मध्य प्रदेश में हो, इन मुद्दों से बाहर नहीं निकल पाई, परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पाई, चाहे वो कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह हो, तमाम दूसरे नेता हो। देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पे या परिवार पे, गांधी परिवार की स्थिति भी मैं इस पे नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता है और सब लोग घर के लोग हैं। मगर एक निश्चित रूप से देश की राजनीति में एक परिवर्तन आया है। अगर हम उस परिवर्तन को नहीं समझेंगे तो हम नुकसान झेलेंगे। एक नई ऊर्जा से करोड़ों लोग सोचने में सक्षम हो गए हैं। मतलब आज इंडिया इज अ थिंकिंग इंडिया। अगर हम नए युवाओं को जगह नहीं देंगे, न्यू फेसेस को जगह नहीं देंगे, न्यू आइडियाज को जगह नहीं देंगे, निश्चित रूप से हम लूजर होंगे। तो जिस पार्टी को बढ़ना है, जिस पार्टी को अपनी जगह लोगों के बीच में बनानी है, उनको एक न्यू आइडिया बन के सामने आना पड़ेगा। लेकिन आपकी पार्टी में तो 70 पार के नेताओं का कब्जा है और आपके, चाहे वो आपका चेहरा हो, लोग मध्य प्रदेश में आपके चेहरे को भी देखते हैं क्योंकि आप राजनेता भी हैं, लोगों की कानूनी रूप से मदद भी करते हैं, समाज सेवी भी हैं। चाहे वो सुरेश पचौरी हो, जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, अरुण यादव हो, तमाम ऐसे नेता हैं जो युवा हैं, उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने आप में घुटन महसूस कर रहे हैं और इसी घुटन का फायदा पार्टी उठाती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लोगों को लेकर बाहर चले गए। ये घट सकता है फिर से? देखिए, ज्योतिरादित्य जी जो जिस कारण से गए हैं वो बहुत सारे दूसरे कारण भी थे, तो मैं उस वाक्य को इससे कंपेयर नहीं करूंगा। बट मैं निश्चित रूप से आपके साथ सहमत हूं कि और एज अ कांग्रेसमैन एंड एज अ कांग्रेस लीडर एंड एज अ सिटीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पूरी ताकत से सामने आए। इसलिए भी आए कि इस वक्त हमारे पास बीजेपी को हराने का बहुत अच्छा मौका है। आई कैन सी अ ग्रेट एंटी इनकम्बेंसी इन मध्य प्रदेश। आप लोगों से बात करो, हमको फर्क दिख रहा है। नहीं, हमको फर्क दिख रहा है, लेकिन लाडली महीना भी है, 1000 रुपए महीनाओं की घोषणा की है। 4-5% में हर चीज होती है। महिलाओं की लाइन लगी हुई है। अभी वो युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को इंसेंटिव देने की बात कर रहे हैं कि हम ट्रेनिंग भी कराएंगे और हजारों में इंसेंटिव भी देंगे। आपको लगता है इनसे फर्क पड़ेगा? देखिए, पब्लिक ये समझती है कि लोन ले लेके पैसा बांटने से पब्लिक रिच नहीं हो जाएगी। पब्लिक समझती है, हमारे यहाँ की जो करोड़ों महिलाओं को जिनको एक हजार रुपए मिलेगा, वो समझ रही है कि ये शिवराज जी का पैसा नहीं है, ये बीजेपी का धन नहीं है, ये किसी बैंक से कर्जा लेके
पब्लिक के एक्सपेंडिचर में ऐड किया गया है और इसका पेमेंट भी पब्लिक कर रही है। तो ये जो एक प्रथा है, एक राजनीति प्रथा है, ये जो मैं इस प्रथा को बहुत अच्छा नहीं समझता जी। क्योंकि अगर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर को इस प्रकार से पार्टी की बढ़ोतरी के लिए हम उसको एक वेपन बना देंगे तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिग्नल है इंडिया की फाइनेंस और इकोनॉमी के लिए। हमको पैसा, पब्लिक मनी वहां खर्च करना चाहिए जहां बहुत जरूरी है, उनके लिए खर्च करना चाहिए जो वंचित हैं, जो बेरोजगार हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं। हमको वहां खर्च करना चाहिए जहां इंस्टीट्यूशंस बने, नौकरियां आए। हम पैसा बांट के ना तो इंस्टीट्यूशंस बना पाएंगे, ना नौकरियां ला पाएंगे, ना इस देश को हम किसी प्रथम श्रेणी के प्रदेशों में ला पाएंगे। एक होड़ सी लगी है कि अगर आप सत्ता में हैं, एंटी इनकम्बेंसी हैं, तो इस तरह की घोषणाएं कर दें, फ्रीबीज की घोषणाएं कर दें। सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला पेंडिंग है, वहां भी सुनवाई चल रही है। बतौर कानूनविद आप कितना उचित मानते हैं? देखिए, मैं पब्लिक, देखिए कई चीजें को मैं जिसको आप लोग फ्रीबी समझते हो, मैं फ्रीबी नहीं समझता। अगर आप फूड को सब्सिडाइज करते हो तो मुझको फ्रीबी नहीं समझता, बिकॉज वो आवश्यकता है। आप नेसेसिटीज को, अगर किसी के आपने घर बनाने के लिए पैसा दिया तो हाउस इज अ नीड, मगर अगर आप पैसा बांट रहे हो लोगों को खुश करने के लिए, वो जरूर मैं सोचता हूं एक विचार, इस पर रोक लगना चाहिए। विचारनी स्थिति है, विचारनी बात है। मैं आज रोक लगाने की बात करूंगा तो आप इसको कल हेडलाइन बना दोगे, मुद्दा बन और जाएगा, कह दोगे कि कांग्रेस चाहती है कि फ्रीबीज बंद हो जाए क्योंकि कमलनाथ जी ने भी 1500 रुपए अनाउंस किया है। 15, उन्होंने भी बोला है कि 500 रुपए में हम गैस देंगे। तो ये जो कंपटीशन है पॉलिटिकल पार्टीज का, मैं चाहता था कि यह कंपटीशन रचनात्मक हो जी, वो उन पहलुओं पर हो जिससे लोगों को नौकरियां मिले, जिससे लोगों स्टेट का प्रोग्रेस हो, जिससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आए, परिवर्तन आए और लोग मुख्य धारा में शामिल हो। अगर हम फ्रीबीज की कंपटीशन में हम लोग पार्ट हो जाएंगे, जो कि आज की देश की राजनीति का एक पार्ट बन गया है, तो ये मैं सोचता हूं कि देश के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। आप कानूनविद हैं, एक बहस चल रही इस देश में, सरकार की ओर से तमाम जो लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड जज हों या कानून से जुड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि सरकार दबाव बना रही है जुडिशरी पर। लेकिन सरकार कहती है कि जुडिशरी की मनमानी नहीं चलेगी, कॉलेजियम सिस्टम है उस पर इस तरीके से व्यवस्था नहीं होगी। इस पूरे टकराव को, इस द्वंद्व को कैसे देखें? देखिए, बीजेपी की एक परेशानी है, वो हर इंस्टीट्यूशन को या तो अपने कब्जे में रखना चाहती है, नहीं तो अपने प्रभाव में रखना चाहती है। सीईसी कब्जे में है, सीवीसी कब्जे में है, ईडी कब्जे में है, सीबीआई कब्जे में है। अब ये तो कब्जे में आ सकती है क्योंकि डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जज की जब नियुक्ति हो जाती है और जब तक वो रिटायर नहीं होता है, सरकार उसको हटा नहीं सकती जी। उसकी पे जो है कंसोलिडेटेड फंड से आती है, उसका रिटायरमेंट भी सिक्योर है। तो मेरा तो दो कारणों से कि क्योंकि जज के पास जॉब सिक्योरिटी है, तो नेसेसरली हर जज दबेगा नहीं या हर जज प्रभाव में नहीं आएगा। और दूसरा, जज बनने के बाद हम जो ओथ लेते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार होंगे, हम फेयरली एंड फियरलेसली काम करेंगे, वो ओथ समवेयर उनके माइंड में बैठ जाती है। और पब्लिक की एक भावना भी होती है कि हर जज न्यायप्रिय रहे, निष्पक्ष रहे, फेयर रहे। तो जज जो है एक ऐसा प्राणी है जिसको ये लोग कितना भी चाहें, वो संवैधानिक जो सेटिंग है उसके तहत वो कभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पहले भी जजेस को कंट्रोल करने का प्रयास होता था, ऐसा नहीं था कि बीजेपी कर रही है, इनका प्रयास डबल हो गया है जी। पहले भी होता था, मगर जजेस ने तो भी निष्पक्षता दिखाई। मैं एक बात करके बात खत्म करूंगा। हमारा परिवार कश्मीरी पंडितों का परिवार है जी। पूरे कश्मीरी पंडित इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट में थे 1975 जी जी। मतलब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, काओ साहब रॉ के हेड थे जी, आर्मी चीफ जनरल रैना थे जी,
फॉरेन सेक्रेटरी टी.एन. कौल साहब थे, प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर पी.एन. अक्सर थे, और 80% हम लोग के रिश्तेदार भी थे जी। उस परिस्थिति में मेरे पिताजी ने 1975 में पहला जजमेंट इमरजेंसी के अगेंस्ट दिया था जस्टिस ए.पी. सेन के साहब के साथ। आज तक उस जजमेंट के बारे में जिक्र किया जाता है। शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर, जस्टिस ए.पी. सेन, जस्टिस आर.के. तनखा का वो जजमेंट था। 13 हाई कोर्ट्स ने उसको फॉलो किया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपसेट कर दिया। 40 साल बाद चंद्रचूड़ साहब जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने एक जजमेंट में कहा कि मेरे पिताजी ने वो जजमेंट देके मिस्टेक कमिट की थी। तो ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि जज किसी से संबंधित है या उसकी रिश्तेदारी है तो वो हर चीज वैसे ही करेगा जैसे कि रिश्तेदार चाहता है। जज की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक न्यूट्रलिटी होती है और अपनी एक इंडिपेंडेंस होती है। अभी मध्य प्रदेश में वकीलों की हड़ताल हुई, लंबे समय तक वकीलों की हड़ताल हुई, टकराव हुआ, आपने एक सकारात्मक भूमिका अदा की, लेकिन ये टकराव क्या ऐसे ही हो? नहीं, मेरे को लगता है कि अब समय आ गया है, एक तो ये टकराव बंद होना चाहिए जी। और टकराव होता क्यों है? कुछ इश्यूज को लेके हो जाता है। कई दफे रीजनेबल भी इश्यूज होते हैं, कई दफे अनरीजनेबल इश्यूज होते हैं। मोस्टली मेरे को लगता है इश्यूज ऐसे होते हैं जो रिजॉल्व हो सकते हैं, बट कम्युनिकेशन नहीं होता है। जज हमारे कोर्ट्स की एक अलग अपनी ईगो होती है, वकीलों के अपना अलग एक पैतरा होता है कि वो सोचते हैं हमको कौन दबा सकता, और इसलिए लड़ाई हो जाती है। मेरे को लगता है कि एक समय आ गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में या हर स्टेट में एक मैकेनिज्म होना चाहिए इन ऐसे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए जी। इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एक परमानेंट सी कमेटी बन जाए जो इन प्रकार की इश्यूज को ऑलवेज चर्चा करे, सॉल्व करे, क्योंकि शांति के वातावरण में ही देश का प्रोग्रेस संभव है, जुडिशरी की प्रोग्रेस संभव है। वी कांट हैव अ जुडिशरी जिसमें ऑल द टाइम जज और वकील लड़ते रहें, क्योंकि वी आर 4 व्हील्स ऑफ द सेम चैरियट। दो व्हील्स वो हैं, 2 हम हैं। अगर 2 व्हील बंद हो जाएंगे तो चैरियट चलेगा नहीं, चैरियट वहीं धंस जाएगा। जी, तनखा साहब, मैंने देखा है कि आप सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत सक्रिय रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम अलग अलग विभिन्न इलाकों में आपने कई सारे कैंप्स लगाए, और जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है देश में स्वास्थ्य की, हेल्थ की। कोविड के बाद तो और ज्यादा, फिर से कोविड डराने लगा है। क्या लगता है आपको, क्या सरकारें इस दिशा में उतना सोच पाई हैं? जो काम आप कर रहे हैं, जो काम तमाम सेवी संस्थाएं कर रही हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं, सरकार को भी इतने ही युद्ध स्तर पर इस तरह के कैंप लगाने होंगे? देखिए, हम लोग का एक्सपीरियंस यही है कैंप्स का कि जो गरीब है, जो शोषित है, वंचित है, स्पेशली जब हम ट्राइबल एरियाज में कैंप लगाते हैं, हमने झाबुआ में लगवाया, विदिशा में लगवाया, पचमढ़ी में लगवाया, होशंगाबाद में नहीं, सॉरी, छिंदवाड़ा में लगवाया, मंडला में, शहडोल में, मुरैना में, धमतरी में, जगदलपुर में। ऐसे हम लोग ने सैकड़ों कैंप राहत के नाम पे, राहत मीन्स रोटरीज एक्टिव हैंड्स आर टचिंग, और पूरा सिविल सोसाइटी हमारे साथ जुड़ जाती है। एम्स से लेकर वेदांता से लेकर हर बड़ा अस्पताल हमको हमारे साथ खड़ा हो जाता है। 50,000 से 1 लाख ओपीडी होती है 5-7 दिन में, 800 डॉक्टर्स आते हैं। उसके बाद इन जो जितने आइडेंटिफाइड पेशेंट्स होते हैं, इनकी सर्जरीज होती हैं, और आजकल जो प्रधानमंत्री की जो मेडिकल योजना है उसमें ये सर्जरीज कवर हो जाती हैं, तो वो भी एक अच्छा संकेत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जरूरत बहुत बड़ी है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गई है करीब करीब। 140 करोड़ के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, कल ही मैं मेडिकल एसोसिएशन, और कुछ समय बाद हम चीन को भी वीजा छोड़ देंगे। हाँ, अभी कल मैं एक इंडियन मेडिकल कांग्रेस के डॉक्टर्स को एड्रेस कर रहा था दिल्ली में, और मैंने उनको कई आंकड़े बताए। उसमें से हमारे देश में 3,000 कितने अस्पताल हैं, 3,500 कुछ या 30,000, फॉरगेटिंग द आंकड़ा, वो बहुत कम है। मतलब जो अस्पताल की संख्या पब्लिक की नीड के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास पैरामेडिक्स की कमी है, हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की कमी है। तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, एक बड़े सोच के साथ मेडिकल और हेल्थ को हमको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। एम्स बढ़ा देना एक अच्छी बात है, बट एम्स टर्शरी केयर टाइप के अस्पताल होते हैं,
हमको छोटे केयर की भी ले चाहिए, जिनको निमोनिया हो जाता है, जिनको फंगस हो जाता है, जिनको स्किन की डिजीज हो जाती हैं। और ये लाखों में करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो विलेजेस में रहते हैं जहां एक एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं रहता है। एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आप कश्मीरी पंडितों से जुड़े हुए हैं, आप खुद कश्मीरी पंडित हैं। बहुत वादे कश्मीरी पंडितों के हमने देखे, कश्मीर फाइल्स भी आई, सरकार ने कमिट भी किया, लेकिन आज भी कश्मीरी पंडितों का दर्द वही है। ना वो इधर के हैं और ना वो उधर के हैं, लगातार उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। आपका दर्द क्या कहता है उनके लिए? मैंने जिस दिन कश्मीर पे डिबेट पार्लियामेंट में चल रहा था, तो मेरे को मौका नहीं दिया गया था ऑफिशियली। तो मैंने वाइस प्रेसिडेंट साहब से एक पर्ची भेजी कि मैं अकेला कश्मीरी पंडित हूं, तो मुझे तो बोलने का मौका दीजिए। तो तुरंत उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। मैंने लास्ट में मैंने यही चीज बोली, मैंने कहा 370 इज नॉट कश्मीर। 370 वॉज एन इशू जो बीजेपी ने क्वा कश्मीर क्रिएट किया था, क्योंकि 370 लार्जली डाइल्यूट हो चुका था इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल एफिकेसी। मतलब उसके जो इश्यूज थे, जो 370 के मारे जो नहीं हो पाते थे, वो बाय एंड लार्ज डाइल्यूट हो चुके थे। इंडियन लॉ कश्मीर में एप्लीकेबल हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट कश्मीर के कोर्ट को कंट्रोल करता था। अगर आप 370 से चलते ये सब चीजें नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने अमित शाह जी से बोला, आप 370 तो ले आए। जिस दिन आप ला रहे थे 370, उस दिन पूरा कश्मीरी पंडित विश्व भर में सो नहीं पाया। उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि कल जो उदय होगा तो मुझे क्या मिलेगा। और मैंने तब अमित शाह जी से ओपन पार्लियामेंट में बोला था, मैंने कहा जिस दिन कश्मीरी पंडित वैली वापस चला जाएगा, शाह साहब, मैं आपको सेंट्रल हॉल में चाय पिलाऊंगा। जी, मैंने 3 साल पहले बात बोली थी, आज भी मैं उस बात पे कायम हूं। बहुत मुश्किल समय है इस चीज को टैकल करना, और जिस तरीके से बीजेपी इसको टैकल करना चाह रही है वो नहीं हो सकता। जब तक आप हर स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, तब तक शांति और पीस नहीं आ सकती। क्योंकि बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स को अगर आप अनदेखी करोगे, तो आप कितना भी चाह लो, कितनी भी फौज लगा दो, कितनी भी आर्म फोर्सेस को वहां प्लेस कर दो, आपको एक टेम्पररी पीस तो दिखेगी जी, बट परमानेंट पीस तभी आएगी जब सब स्टेक होल्डर्स को अपना राइट, अपना हिस्सा कश्मीर में दिखेगा। जी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में चीजें बेहतर हों। अब तमाम मुद्दों पर आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू।